नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर वाइज जनरल साइंस प्रिपरेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइटोलॉजी या सेल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में बनाने वाले हैं और दोनों पार्ट में 15-15 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है ताकि इसके आंसर्स आपको बहुत दिन तक याद रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। What is the basic structural and functional unit of life? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सेल। एक सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा इकाई होता है। बहुत सारे सिमिलर सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। टिश्यू का एग्जाम्पल अपना ब्लड होगा। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ऑर्गन का एग्जाम्पल हमारा हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, ये सारे हैं। और ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे हैं। अभी तक टोटल 78 ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में। अभी रिसेंटली एक नया ऑर्गन डेवलप हुआ था 2016 या 17 में, जिसका नाम मेसेंट्री था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ चुका है WBCS के प्रीलिम्स में। मेसेंट्री का लोकेशन हमारे एब्डोमेन में है और ये हमारे इंटेस्टाइन को सही जगह पे पकड़ के रखता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, सेल के स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी बोला जाता है टिश्यू के स्टडी को। एंटोमोलॉजी बोला जाता है इंसेक्ट्स के स्टडी को। और क्रायोबायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके स्टडी को बोला जाता है। आप जहां भी क्रायो देख लें तो समझ जाइए कि वो लो टेम्परेचर से रिलेटेड कोई टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? इन चारों में से प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा बना हुआ है? तो याद रखिए, बैक्टीरिया जो होता है वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस दोनों। और बाकी जो ऑप्शंस में दिए हुए ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट, एनिमल, एमीबा, ये सारे यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। सेल्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते हैं। उनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन्स नहीं रहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया है, वायरस और बैक्टीरिया। और यही यूकैरियोटिक सेल जो है ये फुल्ली डेवलप्ड सेल्स होते हैं। इनका जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं, यानी इनका बाहरी लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। अगर एक मेम्ब्रेन से कवर रहा तो सिंगल मेम्ब्रेन होगा, और अगर दो मेम्ब्रेन रहा तो डबल मेम्ब्रेन होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। लाइसोसोम्स ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। गोल्गी बॉडीज भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और यहाँ देखिए, जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसीलिए इसमें जो एमीबा था ये एक यूकैरियोटिक सेल होगा क्योंकि ये सिंगल सेल्ड एनिमल है। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड दैट इज फाउंड इन। प्रोटोप्लाज्म सेल में कहाँ मिलता है हमें? तो याद रखिए, प्रोटोप्लाज्म हमें मिलता है सेल मेम्ब्रेन में। सपोज ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस। अगर ये प्लांट सेल होगा तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है। सेल के भीतर जितना भी लिक्विड रहता है सारे लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के भीतर जितना लिक्विड रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी सेल में फ्लूइड रहता है उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। इधर पे बोला हुआ है प्रोटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड फाउंड इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बोला अभी, अगर ये एनिमल सेल रहेगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा सेल। अगर ये प्लांट सेल रहेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन रहता है जिसे सेल वॉल बोला जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर हाउस ऑफ अ सेल इज। तो सेल का जो पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सेल में बनने वाले मोस्ट ऑफ द एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। इसे शॉर्ट में देखते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है और इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के टूटने से 2 एटीपी बनता है और यही एटीपी एनर्जी का सोर्स होता है। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड एनिमल सेल में। लैक्टिक एसिड का जब भी मसल सेल में प्रोडक्शन होता है तो मसल बहुत पेन करने लगता है। ये ज़्यादातर इंटेंस वर्कआउट करने वाले एथलीट में देखा जाता है। अब देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है यानी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद जो बचता है वो है CO2 और वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ग्लाइकोलाइसिस और एक है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में होता है और ये जो क्रेब्स साइकिल है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी बनता है और क्रेब्स साइकिल से जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उससे 36 एटीपी बनता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के टूटने से 36 + 2 यानी 38 एटीपीज बनता है और उसमें से भी 36 अकेले माइटोकॉन्ड्रिया ही में बनता है। तो इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी हमने देखा इसको, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार जो एटीपी का एनर्जी यूज हो जाता है तो ये बन जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एथलीट्स जो क्रिएटिन लेते हैं एज अ सप्लीमेंट, ये क्या करता है, ये एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल एडीपी में ऐड कर देता है और ये एडीपी दोबारा एटीपी बन जाता है। तो एडीपी से एटीपी बनने के लिए एक फॉस्फोरस का एटम का जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनेल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग इज, कौन से सेल ऑर्गेनेल को सुसाइडल बैग बोला जाता है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर सैक के जैसे होता है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। इसका फंक्शन है कि जितने सेल्स में वेस्ट मटेरियल है उनको क्लियर करना, और जितने भी सेल्स डैमेज हो जाते हैं लाइसोसोम्स के एंजाइम्स वो सारे सेल्स को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं और इसीलिए इसे सुसाइडल बैग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स ओनली वन मेम्ब्रेन, इन चारों में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन है? तो इसका आंसर होगा वैक्यूल। विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनेल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है? इसका आंसर होगा प्लास्टिड। कुछ कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं या फिर एनिमल सेल में पाए जाते हैं। उसमें से जो सेंट्रोसोम और लाइसोसोम्स होता है वो बस एनिमल सेल में पाया जाता है। फिर सेल वॉल, प्लास्टिड और वैक्यूल ये सारे ऑर्गेनेल्स सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और एक चीज, प्लास्टिड सेल का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। सेल यानी प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड होता नहीं है। और अगर सबसे बड़ा ऑर्गेनेल पूछे तो वो होगा न्यूक्लियस। तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है प्लास्टिड से रिलेटेड, पूछता है सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, और ऑप्शन में आपको न्यूक्लियस नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन इन अ प्लांट सेल? प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है वो होता है ग्रेना में, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो होता है स्ट्रोमा में। ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ग्रेना का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये तीनों चीज प्लास्टिड में मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट को ग्रीन कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट
प्लांट का जो फ्लावर और फ्रूट होता है उसको कलर देता है, और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये पाया जाता है प्लांट के रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लास्टिड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। द रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू, तो जो टोमेटो में रेड कलर होता है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन। कैरेट में जो ऑरेंज कलर होता है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, और जो बीट रूट का रेड कलर होता है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेटानिन। कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करवाता है। राइबोसोम सेल के न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। ये जो बीट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये राइबोसोम है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर आपको छोटे छोटे बीड्स दिख रहे हैं, ये और कुछ नहीं राइबोसोम्स ही हैं। और यही राइबोसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये स्मूथ होता है और ये रफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डू ह्यूमंस हैव? इसका आंसर होगा 23। ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थ्रेड जैसा होता है और ये पाया जाता है न्यूक्लियस में इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, और ये हमें तभी दिखता है जब सेल डिवाइड करता है, यानी ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये सिंगल जो दिख रहा है इसे क्रोमेटिड बोलते हैं, और दो क्रोमेटिड जहां मिलते हैं यानी ये पॉइंट, इसे सेंट्रोमियर बोला जाता है। क्रोमोसोम्स पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उसे डाइप्लॉइड बोला जाता है, और जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हैप्लॉइड बोला जाता है। ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोमैटिक सेल्स, वो सारे डाइप्लॉइड होते हैं। बस एक ही सेल है जो हैप्लॉइड होता है, वो है अपना सेक्स सेल। जो सोमैटिक सेल होता है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से बना हुआ रहता है। इसका जो पहला 22 पेयर है उसे ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो 23rd पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, और यही 23rd क्रोमोसोम बताता है ये ह्यूमन मेल है कि फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3D डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डीएनए का हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं वो बताया था वॉटसन और क्रिक ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अगर डीएनए का डिस्कवरी पूछा जाए किसने किया था, तो वो किया था फ्रेडरिक मिशर ने। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। यह है डीएनए का स्ट्रक्चर। ये जो है ये शुगर फॉस्फेट है, ये जो दिख रहा है आपको रेड येलो और ब्लू ग्रीन में, ये नाइट्रोजन बेस है। इसमें एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है एडेनिन किसके साथ पेयर बनाता है या ग्वानिन किसके साथ पेयर बनाता है। इसका याद करने का एक ट्रिक है ATGC, ऐसे याद रखिएगा इसे। और ये मॉडल हाइड्रोजन बॉन्ड के दम पे खड़ा रहता है। यही अगर आप आरएनए में देखेंगे, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इसका जो नाइट्रोजन बेस है उसमें सब डीएनए जैसा ही है, बस थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल है। और एक चीज याद रखिएगा, जो डीएनए का यूनिट होता है यानी डीएनए का इकाई जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। शुगर फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाता है, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, और यही सारे एक एक न्यूक्लियोटाइड मिलके एक पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर देता है। और याद रखिएगा, डीएनए के कारण ही माता पिता का कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजन बेस दैट इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए इज, तो अभी हमने देखा इसका आंसर होगा यूरेसिल। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन
और यूरेसिल रहता है, और ये यूरेसिल डीएनए में नहीं रहता है क्योंकि इसमें थाइमिन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो पार्ट का। इसका अगला पार्ट भी हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आप हमारे वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप वहां से हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।